दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। जिस देश को आज ईरान कहते हैं वह 1935 से पहले पर्शिया के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता था। शानदार सांस्कृतिक विरासत पर्शिया की पहचान थी। दुनिया के प्रमुख बौद्ध जैविक केंद्रों में पर्शिया का नाम शुमार था। दोस्तों आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पर्शिया का इतिहास, कैसे कब और क्यों पर्शिया बन गया ईरान, कैसे हुआ पर्शिया का इस्लामीकरण और अंत में ईरान की इस्लामी क्रांति। यह सब कुछ दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी यानी 7th सेंचुरी बीसी के आसपास आधुनिक ईरान के पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में रहने वाली मीड्स जनजातियों के उत्थान के साथ इस इलाके को मीडियन साम्राज्य के अधीन एक राष्ट्र के रूप में कंसोलिडेट किया गया। उनकी भाषा मीडियन थी। आधुनिक ईरान के साउथ सेंट्रल प्रोविंस पर्सिस में करीब 10वीं शताब्दी से आबाद पारसियों ने आसपास एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर रखा था। यहीं से आने वाले साइरस द ग्रेट ने 550 बीसी के आसपास मीड से यह इलाका छीन लिया और एक्मेनिड एम्पायर की स्थापना की और इसी के साथ पारसियों के शासन के विस्तार की शुरुआत हुई। साइरस द ग्रेट के युद्ध कौशल का परिणाम था कि वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के एक बड़े हिस्से पर पारसियों की हुकूमत कायम हुई। साइरस द ग्रेट के उत्तराधिकारियों ने साउथ ईस्ट यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर काबिज होकर दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मैसिडोनिया साम्राज्य के शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक्मेनिड एम्पायर पर कब्जा कर लिया। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद इस पूरे क्षेत्र पर सेल्यूसिड साम्राज्य का आधिपत्य कायम हो गया। बाद में इस इलाके के पार्थियन साम्राज्य के अधीन आने के साथ ही यहाँ ग्रीक शासन का अंत हो गया। 2री शताब्दी ईसा पूर्व ससानियन साम्राज्य ने पार्थियन साम्राज्य की जगह ले ली और अगले 100 वर्षों तक पर्शिया का अग्रणी शक्ति बना रहा। दोस्तों बाइजेंटाइन सम्राट ने 614 में यरूशलेम पर और 617 में चेल्सिडोन पर कब्जा कर लिया। 628 में बाइजेंटाइन सम्राट ने पर्शिया पर हमला करके ससानियन शासक खोसरो सेकेंड को हरा दिया, जिसे बाद में राजमहल के अंदर ही विद्रोह में कत्ल कर दिया गया। इसी के साथ आंतरिक रूप से कमजोर हो चुके पर्शियन साम्राज्य के अंदर नोबल्स और जोरास्ट्रियन पुरोहितों के हस्तक्षेप से कठपुतली उत्तराधिकारियों का पपेट का दौर शुरू हो गया। बाइजेंटाइन आक्रमणों और आंतरिक खींचतान से खोखले हो चुके पर्शिया का अंतिम शासक यज़्डेगर्ड थर्ड 632 में सिंहासन पर बैठा। दोस्तों मुस्लिमों द्वारा मक्का और मदीना में इस्लाम की स्थापना के बाद अब यह जरूरी समझा गया कि अरब के दूसरे कबीलों की वफादारी सुनिश्चित की जाए ताकि व्यापार और संचार के रास्ते सुरक्षित किए जा सकें। इस प्रक्रिया में पानी के स्रोतों, चरागाहों, ऊंटों, हथियारबंद घुड़सवारों पर कब्जे को लेकर होने वाले युद्धों ने विस्तार के अंतर्राष्ट्रीय अभियान का यानी इंटरनेशनल कैंपेन ऑफ एक्सपेंशन का रूप ले लिया। 633 में अरब कमांडर असुद्दीन खलीफा की फौज ने असौरिस्तान, जो कि ससानियन का एक बड़ा राजनीतिक एवं आर्थिक केंद्र था, उस पर कब्जा कर लिया। पर कुछ समय बाद ही इस पर ससानियन का वापस कब्जा हो गया। 636 में रशीदुन खलीफा की फौज ने अल कादिसिया की लड़ाई में ऐतिहासिक जीत दर्ज की
और हमेशा के लिए आधुनिक ईरान के पश्चिम से ससानियन साम्राज्य का नियंत्रण समाप्त कर दिया और इसी के साथ पर्सिया के इस्लामीकरण की शुरुआत हुई। दोस्तों, अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप 642 में महावंड की लड़ाई के साथ ही ससानियन साम्राज्य का अंत हो गया। पर्सिया का अंतिम शासक यज़दिगर्द भागते हुए रास्ते में मारा गया। उमर खलीफा ने अरेबियन सिटी मदीना से दिशा निर्देश देते हुए बाकी ससानियन साम्राज्य पर पूरी ताकत से हमले का हुक्म दिया। बहुत सधे हुए और वेल कोऑर्डिनेटेड हमले में बचे हुए ससानियन साम्राज्य का अंत हो गया और इस जीत से एक सैनिक और राजनैतिक रणनीतिकार के तौर पर उमर खलीफा के रुतबे में इजाफा हुआ। हालांकि 644 में एक पारसी कलाकार अबू फिरोज ने उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि पर्शियन लोगों ने आक्रमणकारी अरब सेनाओं से लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी। कई शहरों में पर्शियन विद्रोहियों ने अरब गवर्नर्स की हत्या कर दी और उनके सैनिक साजो सामान लूट लिए। 651 आते आते पर्सिया के तमाम शहरी क्षेत्रों पर अरब इन्वेडर्स का कब्जा हो चुका था। दोस्तों, पर्सिया के इतिहास में ससानियन एरा को सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हिस्टोरिकल पीरियड माना जाता है। यह पर्शियन सभ्यता का सर्वोत्तम काल था और इस्लामीकरण से पहले पर्सिया का सबसे महान साम्राज्य था। बाद के इस्लामिक कल्चर, आर्किटेक्चर, लेखन, कला या अन्य क्षेत्रों में ससानियन पर्शियन का बहुत बड़ा योगदान था। ससानियन साम्राज्य का अंत शर्मनाक था, पर यह पर्शिया का अंत नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। 2 शताब्दियों के अंदर ही पर्शियन संस्कृति, कला, विचार एवं व्यवहार का पुनर्जागरण हुआ, जिनका स्रोत पूर्व इस्लामिक विरासत थी। पर्सिया पर अरब मुस्लिम विक्ट्री ने नए राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक युग की शुरुआत की। पर्सिया में इस्लाम के आने के बाद धीरे धीरे जोरास्ट्रियनिज्म, जो कि यहाँ का आधिकारिक प्राचीनतम धर्म था, उसका पतन प्रारंभ हो गया। पर्शियन सभ्यता की तमाम उपलब्धियां समय के साथ इस्लामिक हुकूमत में समाहित हो गईं, यानी हिल मिल गईं। 1501 में सफाविद डायनास्टी के आने के बाद इतिहास के सबसे बड़े जिस धर्म परिवर्तन की शुरुआत हुई और वह है पारसियों का इस्लाम में परिवर्तन। इतिहासकारों ने सफाविद पीरियड को 1501 से 1736 को पर्सिया के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दौर बताया है। ससानियन साम्राज्य के अंत के बाद सफाविद डायनास्टी पहली स्थानीय ताकत थी जो पर्सिया के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर काबिज हो पाई। दोस्तों, पर्सिया का इस्लामीकरण धीमा था और कई शताब्दियों तक चलता रहा। बहुत सारे पर्शियन थे जिन्होंने कभी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। जोरास्ट्रियन स्क्रिप्चर्स के नष्ट किए जाने और जोरास्ट्रियन पुरोहितों के बड़े पैमाने पर कत्ल किए जाने के प्रमाण मौजूद हैं। उत्तर मध्यकाल आते आते इस्लाम पर्सिया का प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन चुका था। 16वीं शताब्दी में सफाविद शासकों ने पर्सिया को जबरदस्ती शिया इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। 550 बीसी से चले आ रहे पर्सिया के आधिकारिक रिलीजन जोरास्ट्रियनिज्म का धीरे धीरे अंत हो गया। पारसियों पर बड़े पैमाने पर जुर्म ढाए गए। परिणाम स्वरूप काफी संख्या में पारसी देश छोड़कर भागने पर मजबूर हुए और इनमें बहुत सारे पारसी परिवारों ने भारत में भी शरण ली। दोस्तों, नाहक कत्ल से, गुलामी से, बंदी बनाए जाने से बचने के लिए जोरास्ट्रियंस को अलग से जिजिया टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाता था,
जिजिया देने वालों का मजाक बनाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। जिन पारसियों को लड़ाई में पकड़ा जाता था, उन्हें इस्लाम कबूल करने पर छोड़ दिया जाता था। जो पारसी इस्लाम कबूल कर लेते थे, अरब शासकों द्वारा उन्हें दूसरे अरब मुसलमानों के बराबर समझा जाता था। उन लोगों के लिए विशेष सुविधाओं का वादा किया जाता था जो स्वेच्छा से इस्लाम कबूल करने को तैयार थे। गैर मुस्लिमों को नमाज में आने के लिए बढ़ावा दिया जाता था। पवित्र कुरान को पर्शियन भाषा में पढ़ा जाने लगा ताकि सभी को समझ में आए। पर्सिया में पर्शियंस के अलावा काफी संख्या में क्रिश्चियन, ज्यूस और बुद्धिस्ट रहते थे। धीरे धीरे सबने इस्लाम कबूल कर लिया या उन्हें मजबूर कर दिया गया। इस्लाम स्वीकार करने वालों में उच्च वर्ग के लोग पहले थे, बाद में पेजेंट्री और लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ने इस्लाम कबूल किया। 10वीं शताब्दी आते आते पारसियों का बहुमत मुस्लिम बन चुका था। 930 में हुक्मनामा जारी हुआ कि सिर्फ मुस्लिम ही सरकारी कर्मचारी होंगे। दोस्तों, पिछले 800 सालों से अरबों, तुर्कों, मंगोल और टाटार का शासन आता जाता रहा। 13वीं सेंचुरी में मंगोल आक्रमण के दौरान खिलाफत, जो कि पिछले 600 वर्षों से इस्लामिक एकता का प्रतीक था, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। फिर भी पारसियों ने अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रखा, साथ ही अपनी राजनैतिक आज़ादी के लिए इसे एक अवसर के रूप में लिया। दोस्तों, 16वीं सेंचुरी में सफाविद डायनास्टी के आने के बाद पारसियों को जबरन मुसलमान बनाने के लिए अभियान चलाए गए। यहाँ तक कि सुन्नी मुसलमानों को भी शिया बनने के लिए मजबूर किया गया। अगले 300 सालों तक पारसियों, ज्यूज, क्रिश्चियन, सुन्नी मुसलमानों और दूसरे धार्मिक समूहों को तरह तरह से प्रताड़ित करके शिया मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया गया। पर्सिया को शिया इस्लाम का गढ़ बना दिया गया। इस धर्मांतरण अभियान के चलते शिया इस्लाम का पर्सिया पर आधिपत्य स्थापित हो गया। दोस्तों, 1935 तक पर्सिया को पर्सिया के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता था। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर पर्सिया के शाह रेजा शाह पहलवी ने औपचारिक रूप से फॉरेन डेलीगेट्स को रिक्वेस्ट किया कि अब से पर्सिया को ईरान के नाम से जाना जाएगा। तब से पर्सिया ईरान बन गया और यहाँ के लोग पर्सियन से ईरानियन हो गए। दोस्तों, इतिहासकार बर्नार्ड लुइस के अनुसार पर्सिया का इस्लामीकरण तो हुआ, पर यह किसी भी प्रकार से अरबीकरण नहीं था। इस्लाम के अंदर ही पर्सिया का अपना एक अलग इस्लाम उभर कर सामने आया, जिसने इस्लामिक सभ्यता को एक नई पहचान दी। पर्सियन इस्लाम वास्तव में इस्लाम का दूसरा आगमन है। यह पर्सियन इस्लाम है जो अरबी इस्लाम से अलग है। पर्सियन लोग बौद्ध जैविक दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट स्तर के लोग होते हैं, जिन्होंने साहित्य, दर्शन, कला और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देकर इस्लामिक सभ्यता को समृद्ध किया। इसी को इस्लाम का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज। दोस्तों, पर्सिया विभिन्न राजवंशों की हुकूमत चलती रही। इस्लामीकरण की प्रक्रिया चलती रही। 1789 से पर्सिया पर कजर डायनेस्टी की हुकूमत कायम हुई। 16 जुलाई 1909 को यंग अहमद शाह कजर पर्सिया की गद्दी पर बैठा। फरवरी 1921 में पर्सियन मिलिट्री के ब्रिगेडियर जनरल रेजा शाह पहलवी ने राजधानी तेहरान पर धावा बोलकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने सरकार को भंग करके जिया-उल-दीन ताबाताबाई के नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ताबाताबाई और खुद सेना के कमांडर इन चीफ और मिनिस्टर ऑफ वॉर बन गए। 2 साल बाद अहमद शाह कजर ने रेजा शाह पहलवी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। 1925 में संविधान सभा ने अहमद शाह कजर को गद्दी से उतार दिया और 1906 के संविधान को संशोधित करके
रेजा शाह पहलवी को पर्सिया का नया शाह बना दिया, जिन्होंने पहलवी डायनास्टी की स्थापना की, जिसे बाद में 1979 के इस्लामिक क्रांति ने उखाड़ फेंका। दोस्तों, पर्सिया के नए शासक रेजा शाह पहलवी आधुनिक विचारों के थे। वे पर्सिया का यूरोपियन देशों की तर्ज पर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अमेरिका, जर्मनी सहित कई देशों से सहायता प्राप्ति के लिए जरूरी कदम उठाए। रेजा शाह पहलवी ने पर्सिया के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सैनिक आधुनिकीकरण के लिए मॉडर्नाइजेशन महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनके सरकार ने स्कूल्स बनाए, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, शहरों का आधुनिकीकरण किया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार किया। इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक फाइनेंस के लिए उन्हें पश्चिमी देशों पर निर्भर होना पड़ा। पर्सिया में तेल निकालने का ठेका एक ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया था। रेजा शाह की जर्मनी से बढ़ती नजदीकियों और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्सियन गल्फ पर नियंत्रण को लेकर ब्रिटेन और सोवियत संघ ने 1941 में पर्सिया पर आक्रमण कर दिया, सोवियत यूनियन, और रेजा शाह की सेनाओं को सरेंडर करना पड़ा। शांति समझौते के अंतर्गत रेजा शाह पहलवी को गद्दी छोड़नी पड़ी। उनके बाद उनके बेटे 21 साल के मोहम्मद रेजा पहलवी पर्सिया यानी ईरान के नए शाह बने। उन्होंने अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों से संबंध अच्छे किए, लेकिन ईरान का एक तबका शाह की अमेरिका, ब्रिटेन से नजदीकियां और आधुनिकीकरण की नीतियों से नाराज था। 1951 में ईरान की संसद मजलिस ने मोहम्मद मोसाद्देक को शाह के विरोध के बावजूद प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। प्राइम मिनिस्टर मोसाद्देक ने ऑयल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया। नाराज होकर अमेरिका और ब्रिटेन ने साजिश करके अगस्त 1953 में मोसाद्देक का तख्ता पलट दिया और शाह की सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद रेजा शाह पहलवी अब पूरी तरह से शक्तिशाली हो चुके थे। 1963 में मोहम्मद रेजा शाह ने बड़े स्तर पर ईरान के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिसको नाम दिया गया व्हाइट रेवोल्यूशन। परिणाम स्वरूप जीवन के सभी क्षेत्र जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य, जीवन स्तर में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण और भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से के काम शुरू किए गए, जिससे समाज का एक तबका नाराज हो गया। खासतौर पर धार्मिक नेता मौलाना मौलवी शाह के शासन पर भ्रष्टाचार, दमन, क्रूरता एवं फिजूल खर्ची के गंभीर आरोप लगाए गए। धार्मिक नेता रुहुल्लाह खोमैनी ने बड़े पैमाने पर मोहम्मद रेजा शाह का विरोध करना शुरू किया। उन्हें 1964 में निर्वासित कर दिया गया। दोस्तों, अक्टूबर 1977 में ईरान के शाह मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए और साथ ही साथ बढ़ता गया दमन। 1978 का अंत आते आते विरोध व्यापक हो गया और सारी शासन व्यवस्था पैरालाइज्ड हो गई। हालत बेकाबू होते देख 16 जनवरी 1979 को मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ईरान छोड़कर भाग गए। 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खोमैनी ईरान वापस आए। 11 फरवरी को राजशाही समाप्त कर दी गई और धार्मिक नेता खोमैनी ने ईरान की सत्ता की बागडोर अपने नियंत्रण में ले लिया और वे ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए। ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। दोस्तों, आज ईरान एक इस्लामिक देश है, संसद भी है, सरकार भी है, पर सबसे ऊपर है धार्मिक नेता। खोमैनी की मृत्यु के बाद खमनेई साहब सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं। अभी
वे किसी पद पर नहीं हैं, पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट सबसे ऊपर हैं। उनके लफ्ज ही कानून हैं। कड़े इस्लामी कानूनों तले लोगों की निजी स्वतंत्रता कुचल दी गई है। मुल्ला, मौलवी, सेना और प्रशासन मिलकर ईरान की संपदा लूट रहे हैं और आम जनता महंगाई, बेरोजगारी तले पिस रही है। अभी 2025 के अंत में महंगाई के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन हुआ, जिसको निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। ईरानी सेना ने 36,000 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया और लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया। 2022 में एक 22 साल की महिला को ईरानी पुलिस ने सिर्फ इसलिए जान से मार दिया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। विरोध में हजारों महिलाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। ईरान नोबेल पुरस्कार विजेता महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी अभी सालों से जेलों में सड़ रही हैं, ईरान की जेलों में। दोस्तों, यह छोटी सी कोशिश थी पर्सिया का इस्लामीकरण कैसे हुआ यह जानने की। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।